वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 19 मई 2021 और 19 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। अगर आप यहाँ पर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूँ कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का यहाँ पर वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो को मतलब डेली बेसिस पे ये वीडियो है, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी को मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो जाइए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर था रघुनंदन लाल भाटिया। इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था रघुनंदन लाल भाटिया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, हालांकि इस बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक प्रकार की मछली है, ये ध्यान रखिएगा। और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस तथा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मई माह का जो दूसरा शनिवार होता है वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। और फिर यहाँ पे आगे है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और आज है 19 मई। आज कोई प्रमुख दिवस नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मैंने चीज़ों को अपडेट नहीं किया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे ये अपडेट होता चलेगा। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो ब्लैक फंगस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 2 से 3 बार बता चुका हूँ। ये आखिर है क्या, ये अभी बिहार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पद्धति से इसका इलाज किया जाएगा बिहार में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जौंक पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो बता दूं आपको कि बिहार में ब्लैक फंगस के संक्रमण को देखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना ने जौंक पद्धति या फिर जलोका पद्धति से इलाज किए जाने की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है। तो इससे इलाज किए जाने की घोषणा की गई और इसके लिए जौंक की तलाश जारी है। अब इसके बारे में बता दूं कि जौंक की जो खासियत है, यह शरीर से गंदा खून चूसकर मृत कोशिका यानी कि डेड सेल को नष्ट कर देती है और शरीर में कहीं भी स्किन खराब होने पर और रक्त संचार बंद होने की स्थिति में वहाँ डेड सेल को एक्टिव करने में जौंक काफ़ी मददगार होती है। और इस इलाज मतलब इस पद्धति को जलोका पद्धति कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मतलब इन पद्धति को जलोका पद्धति कह के संबोधित करते हैं। तो अभी हाल ही में ब्लैक फंगस का इलाज इसी थेरेपी से मतलब इसी विधि से किया जाने की मतलब घोषणा की गई है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 जून से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति 15 जून से समाप्त हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है, कोरोना महामारी के कारण इस बार बिहार पंचायत चुनाव में देरी हो रही है और इसे ध्यान में रखते हुए पंचायत के कामकाज को जारी रखने के लिए पंचायती राज का काम जिलों के डीएम अपने से नीचे के पदाधिकारियों में बांटेंगे और पंचायत का काम चालू रहेगा। ये सारी चीजें हैं और इसके तहत जिला परिषद के माध्यम से होने वाले काम को डीडीसी तथा वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से होने वाले काम को वीडियो को सौंपा जाएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि बिहार में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की जो शक्ति है वो 15 जून से समाप्त हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की राजधानी है पटना। अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा और जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा बिहार की है हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू। बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है।
चलिए यहाँ पे बात आई थी राजकीय पक्षी की। तो आपको बता दूं कि 20 मार्च को भी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं, ये दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर कौन सी बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? कितनी बार, कौन सी बार? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं बार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10वीं बार ये इटालियन ओपन टेनिस का मतलब टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है राफेल नडाल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ये ध्यान रखिएगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है राफेल नडाल। तो ये भी हाल ही में जो पिछले वर्ष के जो चैंपियन थे नोवाक जोकोविच, उनको हरा के ये मतलब कि 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मतलब एक प्रश्न और भी कुछ दिन पहले आया था, हाल ही का ही प्रश्न है जो कि मैंने आपको बताया था। प्रश्न था यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है राफेल नडाल की। तो राफेल नडाल का जन्म 1986 में हुआ था और वे स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना है। अब टेनिस की बात आई तो टेनिस जो खेल है ये दो टीमों के बीच गेंद से खेले जाने वाला एक खेल है, जिसमें कि कुल खिलाड़ी जो होते हैं 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब 2 या 4 खिलाड़ी के साथ ये खेल खेला जा सकता है। और टेनिस के बल्ले को जो कहा जाता है ये रैकेट कहा जाता है और टेनिस का मैदान टेनिस कोर्ट कहलाता है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस मतलब कि जो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है ये राफेल नडाल ने जीता है और 10वीं बार जीता है। और एक प्रश्न यहाँ मैंने आपको बताया कि 2021 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब ये भी राफेल नडाल को ही मिला है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था पहले ही। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश द्वारा पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के हरपुर पंचायत में गंडक नदी के चैनल का मतलब कि निर्माण कार्य पर रोक लगाया गया है। और इसके अलावा इस स्थल की निगरानी की जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको चैनल के बारे में बता दूं कि यह चैनल 70 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा तथा 10 किलोमीटर लंबा बनना था, जो कि अभी हाल ही में मतलब कि बिहार सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप ये जगह का नाम याद रखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के हरपुर पंचायत में मतलब गंडक नदी पे ये मतलब कि आसपास में इसका मतलब निर्माण किया जा रहा था। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा, बिहार जल संसाधन विभाग की टीम के द्वारा इस पर रोक लगाया गया। अब यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी है, उन्हें देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है, ये ध्यान रखना आपको। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। और ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और अभी वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं हितेश चंद्र अवस्थी। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में चीनी जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आने वाले समय में आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन, ये ध्यान रखिएगा इस यान का नाम है तियानवेन। तो हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यान तियानवेन ने चीन के पहले जुरोंग रोवर को 7 महीने में सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर लैंड किया है। और इस प्रकार अमेरिका के बाद चीन मंगल पर यान उतारने वाला दूसरा देश बन गया है। यानी कि मतलब इस तरह का यान उतारने वाला अमेरिका पहला देश है और इस सूची में चीन दूसरे स्थान पर है, जो कि अभी हाल ही में तियानवेन मतलब कि जो अंतरिक्ष यान है इसके माध्यम से ये जुरोंग रोवर जो है, इसे मतलब कि आप जो यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं यही है जुरोंग रोवर। तो इसे अभी 7 महीने की मतलब यात्रा के बाद से लैंड कराया गया है मंगल की सतह पर, ये आपको ध्यान रखना है। और यह मंगल की सतह और वातावरण की जांच करेगा और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर आदि शामिल है। रोवर का जो वजन है ये 240 किलोग्राम है। यह 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और साथ ही यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक का। अगर आपको लगे कि ये वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी अधिक बढ़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं। इसका जो फी है ये 399 यानी कि 399 रुपया है।
ये वन टाइम पेमेंट है और 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लोग हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जल्द ही एक ऐप आ रहा है, जो ऐप के माध्यम से जो लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो लोग भी इस इस ग्रुप में शामिल हैं, जो इसमें कि पेमेंट किए हैं, उन सभी को ऐप पे कन्वर्ट किया जाएगा बहुत जल्द ही। और ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दिया जाता है PDF फॉर्मेट में, वो आपको PDF भी मिलेगा और साथ ही टेस्ट का कि आयोजन जो लाइव आयोजन होगा वो वहाँ पे आप ऐप पे भी देख सकेंगे। कि एकदम से हूबहू ऑनलाइन एग्जाम वाली फीलिंग आपको आएगी। तो ये ऐप जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी जल्द ही आपके पास आएगा, प्ले स्टोर से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आएगा मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा। तो इतनी सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई तथा बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने का फैसला किया है? तो ये फैसला भी किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला किया गया है। इसके बारे में आपको यहाँ पे बता दूं कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई एवं रहन सहन का खर्चा उठाने का फैसला किया है। और साथ ही ऐसे बुजुर्गों को भी सहायता दी जाएगी जिनके परिवार में कमाने वाले युवा की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गई है। यह फैसला अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कि यहाँ पर जो भी बच्चे की गार्जियन जो भी थे, माता पिता थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे बच्चों को कि एजुकेशन से वंचित नहीं किया जाएगा, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका रहन सहन पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार के द्वारा उठाने का यह फैसला किया गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। हाल ही में 16 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भी हाल ही में 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न BPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका आंसर एक से अधिक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानते हैं दोनों की दिवस के बारे में। चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में 14वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में 14वां विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। विश्व कृषि पर्यटन दिवस का लक्ष्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। और इस वर्ष इसका जो थीम है ये कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर, ये इस वर्ष का थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष का थीम मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर, ये 2021 का विश्व कृषि पर्यटन दिवस का थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का महत्व बताने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की थीम है ट्रस्ट साइंस। ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों यहाँ पे जो दिवस है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोनों का थीम आप याद रखिएगा। ये हालांकि दोनों 16 मई को ही मनाया जाता है। यहाँ पे थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर कितने इनाम का ऐलान किया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा भी हाल ही में सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार ओलंपिक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है तथा उनके PA की सूचना देने वाले को 50,000 रुपये देने का इनाम घोषित किया गया। ये ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1 लाख। ये ओलंपिक विजेता है सुशील कुमार। ये अभी हाल ही में कि एक हत्या के केस में फंसे हुए और ये फरार है। तो इन्हें पकड़ने के लिए ये इनाम का घोषणा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुशील कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो PA हैं इनकी सूचना देने वाले को 50,000 रुपये इनाम देने का घोषणा किया गया है। ये दोनों घोषणाएं दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वक्त 9वां नंबर प्रश्न, हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार बिहार में अब तक कितने डॉक्टरों की मौत हो चुकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 118 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है अब तक, यानी कि 2020 से लेकर के अब तक। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान अब तक 118 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जिनमें 39 डॉक्टरों की जो मौत है ये पहली लहर के दौरान वर्ष 2020 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ने और शहीद हो जाने वाले डॉक्टरों के परिजनों को केंद्र सरकार से 50 लाख रुपये बीमा कवर दिए जाने का घोषणा भी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर अब तक 118 डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है बिहार में। ये आंकड़ा जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का है, कि 2020 से, यानी कि जब से कोरोना लहर आया तब तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। 118 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और 2020 में 39 डॉक्टरों की मृत्यु हुई थी। ये सारे आंकड़े आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना के खिलाफ पूरे देश में जंग जारी है और इस संकट के दौर में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तमाम पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कोरोना को लेकर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और इस दौरान कई पत्रकारों ने अपनी जान भी गंवाई है। और इसे ध्यान रखते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित
पत्रकारों को मतलब कि मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो घोषणा किया गया ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वर्तमान में पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश यहाँ पे मिला करके मतलब इन सारे राज्यों में पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित किया गया। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में मतलब कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना। अभी हाल ही का ये घटना है जो कि मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना पीड़ितों को, जो भी पत्रकार कोरोना पीड़ित होंगे उनका इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये मैप में मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ये आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से यानी कि 1 नवंबर से पहले मतलब इसे 16 जिले को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। और इसकी जो राजधानी है ये भोपाल है और यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है, बस सबसे बड़ा शहर जो है ये इंदौर है। यहाँ पे 52 जिले हैं और यहाँ की जो राजभाषा है ये हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। और इसका गठन मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था ऑलरेडी, ये 1 नवंबर 1956 को मतलब इसका गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल यहाँ पे वर्तमान में है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे विधानसभा की 232 सीटें, राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से किस नाम से कोरोना की देसी दवा तैयार की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आप जाइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको। इस व्हाट्सअप नंबर पर PREE21 लिख के मैसेज कीजिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ पर डेमो PDF मंगा के भी देख सकते हैं। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।